तो दोस्तों, भाई और बहनों, देवी सज्जनों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, सर ये बताएं, जो शेड्यूल मैंने आपको दिया कसम माँ भवानी की, फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे? फॉलो कर रहे नहीं कर? टाइम स्लॉट फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे? आज का टारगेट पूरा हुआ नहीं हुआ? जो टारगेट थोड़ा सा बचा है 7 बजे वाला, वो हम पूरा कर देंगे सर। बिल्कुल सही बच्चे कह रहे, टारगेट पूरा हुआ। तो चले दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि भाई जितना खून हम अभी बहा देंगे, जितना खून, मोर यू ब्लीड इन द प्रैक्टिस, जितना खून आप बहा दोगे ना प्रैक्टिस में जान लगाकर, उतना कम पसीना बहेगा, उतना कम पसीना बहेगा जंग में, एग्जाम वाले दिन। इसी उम्मीद के साथ कि पूरा खून पसीना अभी बहाना है, जंग में पसीने तक ना आए। सर 2 घंटे मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। 2 घंटे मिलने वाले हैं, 40 मार्क्स का पेपर आना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है सर, इंस्ट्रक्शन आप जानते ही हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। विद प्रेजेंटेशन आपको मैंने सिखाई है कैसे कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन आप जानते ही हैं, विद कार्टून प्रेजेंटेशन, ये भी मैंने आपको सिखाया है। झटपट बताएं, पहला क्वेश्चन करते हैं सर, ध्यान से पढ़ेंगे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी कॉल्ड जगत, फाइनेंस मैनेजर, एंड रिक्वेस्टेड हिम फिल द वैकेंसी ऑफ अकाउंट एग्जीक्यूटिव हु इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफाइड सेड दैट ही शुड हायर फिल द वैकेंसी, है ना? एग्री भी हो गया। नेम द सोर्स एंड मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गई बात कि स्टाफिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टाफिंग से। और जो मेथड आपने चूज किया है उसका एक मेरिट लिखना है। जो मेथड आपने चूज किया है उसका एक मेरिट लिखना है, उसका एक मेरिट लिखना है। नहीं बन सकता। अब बताओ सर, कहां से, कौन सा रिक्रूटमेंट है सर? इंटरनल या एक्सटर्नल? हाँ सर, बिल्कुल सही। सर क्या लिखा है, क्या लिखा है सर? जगत इन्फॉर्म हिम दैट मिस Asthala, his friend daughter was competent and qualified, और उसने सजेस्ट भी किया that she could be hired to fill the vacancy, उसे हम हायर कर सकते हैं। यानी कि कंपनी के बाहर का मैटर है, कंपनी के बाहर का मैटर है। इसका मतलब मेथड बताओ। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे बच्चे बहुत बड़े बात कह रहे हैं सर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात कही। सोर्स, सोर्स में चल, एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में कौन सा मेथड है बताओ? एक्सटर्नल सोर्स में कौन सा मेथड है? जल्दी, बिल्कुल सही बोला हर्ष ने सर। सर एक्सटर्नल सोर्स में मेथड है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। भैया एम्प्लॉय तो रिकमेंड कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, रिकमेंडेशन है ना? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। अब वो कह रहा है स्टेट वन मेरिट ऑफ सोर्स। अब एक बालक पूछ रहा है सर किसका लिखना है? नलायक को पढ़ गया, क्या लिखा है वो, क्या लिखा है? ए पुष्पा, ए प्रीति की शादी के बाद उठोगे क्या, नशा करके बैठे? क्या लिखा है? मेरिट ऑफ सोर्स, यानी सोर्स का मेरिट लिखना है, सोर्स का, सोर्स का मेरिट लिखना है, सोर्स का। सोर्स क्या है मेरी? एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल सोर्स का मेरिट लिखना है, कोई भी एक मेरिट लिख देंगे, है ना? राइट। क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड होता है, फ्रेश टैलेंट आता है, ठीक है ना? राइट। वर्क विल बेटर परफॉर्मेंस होती है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड बिल्कुल सही, क्वालिफाइड पर्सन बिल्कुल सही, राइट। साथ के साथ कार्टून बना देंगे जैसा प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है। सर डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 रीजन वाई स्टाफिंग इज नीडेड। बताओ इसमें क्या लिखना पड़ेगा मुझे? हाँ सर, इसका मतलब है बहुत डिटेल में तुम्हें मैंने
वीडियोस, लेक्चर्स में, लाइव लेक्चर्स में, दोनों में तुम्हें बता के दिया था सर। मेरे चैंपियन हो इसलिए बता के दिया था सर। नीडेड मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। कोड क्या था बताना जरा, तो मेरे चैंपियंस कोड क्या था? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हर्ष भैया, बिल्कुल सही याद किया है। इंपॉर्टेंट स्टाफ से, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा रे भैया, कब गिरा, याद आ गया? हाँ सर, इंपॉर्टेंट स्टाफ से कब गिरा। बहुत बढ़िया बात कही। मुझे उम्मीद है बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ आप लिख के आएंगे। अगला अगला पढ़ते ध्यान से सर। रिपोर्ट किया है 25% फॉल इन प्रॉफिट, पूरी ज्यादा, बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। शब्द याद आ रहे हैं कुछ ऐसे? कंपनी ने एम किया कॉस्ट बचाएंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है और इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, वन पॉइंट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट। फंक्शन पहचान लिया, पहचान लेंगे, पहचान लिया भाई बहनों, पहचान लेंगे, पहचान लिया। मोदी जी पूछ रहे हैं पहचान लेंगे, पहचान लिया। हाँ सर पहचान लिया, बिल्कुल सही, सारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजा आ गया सुन के सर। क्या है सर फंक्शन? सर बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज, याद आ गया? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, राइट, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये सारी बातें सर फंक्शन है हमारा। कंट्रोलिंग सर, कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस से कोड क्या था? बहुत बड़ी बात कही, इंपॉर्टेंस कोड था मुस्काओ। मुस्काओ में से कोई भी एक लिख के आएंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये और 1 नंबर का कोई भी एक पॉइंट लिख के आ जाएंगे। सही बात, मजा आ गया सर। सर 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन, 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन, वरदान है ना, राइट। लॉन्च द शेयर प्राइमरी मार्केट, कंपनी डिसाइड द शेयर्स टू आईडीबीआई को बेच रहे हैं, एक ही इन्वेस्टर्स को बेच रहे हैं, सिर्फ एक ही इन्वेस्टर को सारे शेयर बेच रहे हैं। कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटिंग है सर? एक ही बंदे को, याद आ गया? सही सही सही, सभी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। सर अगर मैं सारे के सारे शेयर एक ही पर्सन को बेच रहा हूं, है ना, तो ये सर क्या होगा? सर सभी बच्चे कह रहे हैं ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल। जैसे तुम्हें लिख के होगा ऑफर फॉर सेल, सीबीएसई पता क्या बोलेगा? लगा लो कट्टे। अरे नलायको, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। हाँ, 1-2 बालक ने सही जवाब दिया। सर एक ही इन्वेस्टर्स को बेच रहे हो, मैंने सारे शेयर उठा के किसको बेच दिए? अर्षद मेहता को बेच दिए। वीडियो में एग्जांपल दिया था भाई, तू अपने आप बेच लियो आगे, है ना, राइट। तो सर ये क्या है सर? सर ये है प्राइवेट प्लेसमेंट। डिसाइड टू सेल, आईडीबीआई प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। इसकी लाइन भी क्या लिखी है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और सेलेक्टेड इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और सेलेक्टेड इंडिविजुअल, ये इसका सीक्रेट वर्ड था। हम किसको बेच देते हैं? या तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। कौन हो गए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स? आईडीबीआई, एलआईसी, या फिर सेलेक्टेड इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को भैया मैंने पराक्षर को बेच दिए सारे शेयर, अपने आप बेच लेना सर आप आगे। तो ये हो गया सर प्राइवेट प्लेसमेंट। ओहो जनरेटा, छोटी बात नहीं हो सकती, अब नहीं हो सकती जनरेटा, अब गलती हो कोई स्कोप नहीं है, हमारे पास एग्जाम आ चुके हैं। सर जी अब आ गया धमाका, 3 मार्कर। बताएं भैया, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट हाउ द फॉलोइंग विल impact the financing decision of the company, impact the financing decision of the company। सोचकर समझकर खोपड़ी लगाकर, भगवान जी ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल करेंगे।
फाइनेंसिंग डिसीजन में मुझे लेना है, फाइनेंसिंग डिसीजन में। सर अगर मेरी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन, बताओ जल्दी, कैश फ्लो पोजीशन बहुत बढ़िया है, क्या करना है सर? बिल्कुल सही बात, सही बोले, गो फॉर डेट। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट पे जाऊंगा, सस्ता मिलेगा, क्योंकि डेट क्या है, चीप है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है ना। और मेरे पास कैश अवेलेबल है, सस्ता है, एंड कैश इज अवेलेबल, कैश इज ऑलवेज अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है भैया, कैश इज ऑलवेज अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट। समझ गए सर? पहला पॉइंट बहुत बढ़िया बताया, मजा आ गया भैया, मजा आ गया, राइट। इसका उल्टा कर दो, इफ कैश फ्लो पोजीशन इज नॉट गुड, अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं तो कहां जाएंगे सर, है ना? गो फॉर इक्विटी या इक्विटी शुड बी प्रेफर, गो फॉर इक्विटी या इक्विटी शुड बी। मैंने दोनों पॉइंट बता दिए सर, दोनों पॉइंट बता दिए। कैश फ्लो अच्छा है तो ये करेंगे, कैश फ्लो बेकार है तो ये करेंगे, कैश फ्लो अच्छा है तो ये करेंगे, कैश फ्लो बेकार है तो ये करेंगे। बहुत बढ़िया बात सर, पहला पॉइंट हमने लिख दिया, एक नंबर पक्का हो गया भैया, एक नंबर पक्का हो गयो, एक नंबर पक्का हो गयो भैया, एक नंबर पक्का हो गयो। सर अगला क्वेश्चन है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बताओ? फिक्स कंपनी रेंट, ठीक है, फिक्स सैलरी बहुत ज्यादा है मेरी। अब मैं पहला क्या अज्यूम कर रहा हूं सर, पहले ये बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का ऐसे डायग्राम बनाया, पहला एरो बनाया, दूसरा एरो बनाया, डिट्टो आप, है ना, डिट्टो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। पहला एरो क्या बनाएंगे सर, बताओ? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? अगर मेरी कंपनी की हाई है या फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, यानी कि किराया बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत ज्यादा है, तो क्या करूं, क्या करूं सर? हाँ, प्रेफर इक्विटी और लो डेट। भैया मेरे पास पहले से ही इतना इंटरेस्ट भरना पड़ा मेरे सर पे, अरे भैया रे, मेरे सर पे पहले इतना बोझ है, सैलरी का बोझ, ब्याज है ना, सैलरी का बोझ, साथ में रेंट का बोझ, अरे बिजली का बिल बहुत आता है भैया, अरे देवा ना देवा, इतना बोझ है। तो और लोन लेके इंटरेस्ट का बोझ और डाल लो अपने सर के ऊपर, तो मरोगे क्या? मरने का चल को है कि नहीं बात? तो भैया इक्विटी लेंगे, डेट की तरफ बहुत लो जाएंगे। अगर मेरी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो है, रेंट जाते ही ना क्योंकि बिल्डिंग मेरी है, सैलरी की जरूरत ना क्योंकि मैं खुद ही बढ़ा देता हूं तुम्हें सारी चीजें, तो मुझे किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं खुद कर लेता हूं, तो क्या होगा बताओ? तो सर प्रेफर डेट, ठीक है। 3 नंबर का है, आपको बताइए, ऊपर हमें बता दिया गया है कितने शब्दों में लिखना है, एक दो लाइन में इसे एक्सप्लेन कर देंगे सर। समझ गए सर? मजा आ गया सर? अगला, कैपिटल मार्केट की कंडीशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। आजकल तो बहुत ही ज्यादा लेटी पड़ी है मार्केट, है ना, पोर्टफोलियो रेड हुआ पड़ा मेरा पूरा, लेकिन मैं पुष्पा बेचेगा नहीं, चाहे कितना पोर्टफोलियो रेट हो जाए, अपन बेचेगा नहीं, बेचेगा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस में चल रहा है, चलता रहने दो। अब फिर अगर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती पिछले साल की तरह, 2021 की तरह, मजा आ जाता, या फिर शेयर मार्केट कंडीशन बहुत बेकार चल रही है, अगर अच्छी चल रही है तो क्या होगा, यानी कि शेयर मार्केट बूम पीरियड पे चल रहा है, हाई क्लास, राइट, दैट इज मोर पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो बताओ क्या करना है सर? सर गो फॉर इक्विटी, प्रेफर
इक्विटी और लो डेट, डेट बहुत ज्यादा कम ले, डेट बहुत ज्यादा कम ले। अगर शेयर मार्केट कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, देन प्रेफर डेट, राइट। हाँ, बुल फेज बुल, राइट। तेजड़ी हम तेजड़ी है, मंदड़ी नहीं है, तेजड़ी है हम अरशद मेहता की लैंग्वेज में, बुल, बिग बुल। ठीक है सर। सर 5वां क्वेश्चन हो चुका है, मजा आ चुका है सर। छठे क्वेश्चन में ज्यादा अपन लोगों को दिमाग लगाने का नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए पुष्पा, डायरेक्ट क्वेश्चन है रे। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस, जो अपने नोट्स में भी दे रखा है, आप उसके 3 या 4 पॉइंट लिख के आ जाएंगे। या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, है ना, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस, या कोई भी 4 पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे दोनों के, फॉर्मल और इनफॉर्मल के डिफरेंस के बीच में। ठीक है ना, याद आ गई होगी बात, राइट। फॉर्मल थोड़ा स्लो होता है, स्केलर चेन फॉलो करता है। इनफॉर्मल थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन लाइन नहीं होती, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करता। इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं विद एग्जांपल। ठीक है। फॉर्मल में क्या होगा, मीटिंग में आप देंगे, ईमेल के थ्रू देंगे, प्रॉपर आप कंपनी का प्रोसेस फॉलो करेंगे। इनफॉर्मल में क्या होता है, लंच में एक दूसरे कान में बोलते, अरे बॉस की बिल भाग गई, है बात, राइट। इस तरह की बातें कर दी आपने, राइट। अरे उसकी शादी है भैया, चलना है बनारस, है कि नहीं बात। तो इनफॉर्मल आप लंच ब्रेक में इस तरह की बातें आप करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की, आसान सी बातें हैं सर, है ना। एग्जांपल में यही, फॉर्मल में आप ईमेल के थ्रू प्रोसेस करते हैं, राइट। मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड ऑन, ठीक है, 24 जुलाई, राइट। सर्कुलेट कर दिया सबको ईमेल भेज दिया। इनफॉर्मल में क्या है, लंच में बता दिया, छुट्टी में बता दिया, ठीक है ना, टी ब्रेक में बता दिया कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, राइट। क्रिकेट मैच के दौरान बता दिया, कॉफी बता दिया। डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सीधी बात लिख देंगे, है ना, राइट। अब सर 6 हो चुके हैं क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं सर। राइट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। 7 पढ़ेंगे ध्यान से। अवनी जी कुछ कह रही हैं तुमसे, अवनी जी भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन लेके आई है, अवनी जी भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आई है। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल। अवंतिका कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रही है सर? स्टेट द नॉन फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बताना है। एक और इंसेंटिव बताना है, यानी कि 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, 3 नंबर में 3 जवाब देने हैं, 3 नंबर में 3 जवाब देने हैं। है ना भैया, जल्दी बताएंगे सर, जल्दी बताएंगे। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है सर? कैसे पता लगा, कैसे? सर, शी होल्ड अ मीटिंग एवरी मंथ विद ऑल सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन के साथ वो मीटिंग करती है ना, और म्यूचुअली डिटरमाइन करते हैं टारगेट, म्यूचुअली। तो मेन वर्ड है ये, एक दूसरे से मिलकर, म्यूचुअली डिटरमाइन, एक दूसरे से मीटिंग कर कर पूछ कर अगर आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो क्या हुआ सर? डेमोक्रेटिक स्टाइल। लाइन कोट कर देंगे सर, मन करेगा तो इस लाइन को कोट करके लिख देंगे, बाय दिस लाइन इट इज ऑब्जर्व दैट डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज फॉलोड। इस लाइन से पता लगा सर, इस लाइन से पता लगा। पहला हो गया सर। बताओ, सेल्स पर्सन के साथ मीटिंग कर कर, सेल्स पर्सन के साथ मीटिंग कर कर कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है उनको इन्वॉल्व करके? कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है सर? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही नंदरे, बहुत सही सर। इसी चैप्टर में जाएंगे तो सर बिल्कुल सही, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन,
बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया, मोदी जी को भी मजा आ गया। ठीक है, 2 हो गए सर। तीसरा, वन मोर इंसेंटिव बता दो, एक और बता दो सर, एक और बता देंगे, एक और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन लेवल 3-4 बताएं सर। हाँ सर बिल्कुल, स्टेटस है ना, अरे है ना, राइट, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी बता सकते हैं आप। सर स्टेटस बता दें, ठीक है, जॉब एनरिचमेंट लिख दें, याद आ गया, राइट। अवार्ड वगैरह देने को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन है ना, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन लिख दें, राइट। जॉब सिक्योरिटी लिख दें, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट लिख दें। बहुत सारे आपको इसमें साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। मजा आ गया सर, 7वां क्वेश्चन करते मजा आ गया। एक और 3 मार्क्स का क्वेश्चन सर अगला, उसके बाद 5 मार्क्स में जाएंगे। अगला पड़े भैया 8वां, नेक्स्ट 3 स्टेप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है तो या तो डायरेक्टिंग का स्टेप होगा, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग के तो स्टेप ही नहीं थे, स्टाफिंग का स्टेप होगा, डायरेक्टिंग में तो स्टेप आते नहीं, या फिर कंट्रोलिंग का स्टेप होगा। तो भैया स्टाफिंग के स्टेप पूछ रहे हैं, कंट्रोलिंग के, हाँ जी, नॉन फाइनेंशियली बताना है। कैसे पता लगा, कैसे कैसे कैसे, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, कंट्रोलिंग। देखो टारगेट इतना सेट किया, ये हो गया टारगेट, है ना, फिर क्या था, पर मैन्युफैक्चरिंग कितना हुई, मैन्युफैक्चर 4 से 6, ये हो गया एक्चुअल, सेटिंग द टारगेट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये 2 काम हो गए। ठीक है, राइट। अब स्टेप नंबर बना गया मुझे, स्टेप नंबर 2 पता है, इसके 3 स्टेप पे लिखने, बताओ 3 स्टेप कौन कौन से होंगे भैया, ए पुष्पा, 3 स्टेप कौन कौन से होंगे रे सर। थर्ड स्टेप क्या होगा सर, थर्ड स्टेप होगा कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। देखो कैसे बनाऊंगा मैं एग्जाम में, ऐसे बनाऊंगा, फिर यहां पे क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कार्टून प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, डेविएशन निकल के आया है ना, ये सब चेक करेंगे। फिर स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या होगा सर हमारा, एनालाइज, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, एनालाइज डेविएशन, है ना, राइट। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के हिसाब से देखेंगे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन देखेंगे। ठीक है, मेजर डेविएशन लेनी है, माइनर को इग्नोर मानना है, मुद्दे की बातों पर ध्यान देना है। और फिर तीसरा स्टेप हो जाएगा मेरा, स्टेप नंबर 5, टेक करेक्टिव एक्शन, है ना, फिर इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। करेक्टिव एक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, डेविएशन कैन नॉट मोर देन दिस, करेक्टिव एक्शन आपको सबसे लेना है। फिर इसको लिखने के बाद टाइम अपन के पास होगा तो मैं बिल्कुल इसका भी डायग्राम बना सकता हूं। तो कैसे बनाऊंगा मैं इसका डायग्राम, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख दो, स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, और 5 के बाद फिर से वापस चालू हो जाएगा ये स्टेप नंबर 1 पे। तो ये पूरा साइकिल बना सकता हूं, है ना। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद डेविएशन तो 4 पे चले जाएंगे, देयर इज नो डेविएशन यानी कि सब कुछ सही है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये वाला जो मैंने तुम्हें लेक्चर में डायग्राम बनवाया है, लेक्चर में ये, है ना, डायग्राम बनाया है, ये हम बना के आ सकते हैं। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर।
ठीक है, राइट। इस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूंगा विद डायग्राम। भाग मिल्खा भाग, बिल्कुल सही, तू है भाग मिल्खा, बिल्कुल सही सर। सर 9 अगला आया 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन। 5 रेमेडी बतानी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। रेमेडी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही जानते हो, कोड बता दो मैं समझ जाऊंगा। सर कोड याद आ गया, बिल्कुल सही। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये इसका कोड था सर, याद आ गया। तो भैया रेमेडी का ये कोड था। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, 6 या 7 रेमेडी झटपट लिख के आ जाएंगे, झटपट लिख के आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना चाहो, राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लिख सकते हैं। रिमूव द डिफेक्टिव गुड्स, रिप्लेस द गुड, रिफंड द अमाउंट, कंपनसेट द पर्सन, प्यूनिटिव डैमेजेस, डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, विड्रॉ द गुड्स फ्रॉम द मार्केट, ऐसी बातें लिख के आ सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको बताइए क्या लिखना है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हैं स्टैंडर्ड गुड खरीदें, लेवल को केयरफुली पढ़ें, कैश मेमो खरीदें, तो कैश मेमो जरूर लें, कोई दिक्कत हो तो कोर्ट जरूर जाएं, है ना। सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 6 या 7 लिखा ना, 5 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, पर सेफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक एक्स्ट्रा लिख के आ जाना। मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया भैया रे, मजा आ गया। सर 11th बताएं, 11 रे मुन्ना, 11 क्या लिखा है। वाणीश्री लिमिटेड, वाणीश्री लिमिटेड भैया, वाणीश्री लिमिटेड क्या कह रही हैं बताइए भैया। टेंथ तो आसान है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस लिखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई भी 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट इशू मार्केट, सेकंड इशू मार्केट, कोई जगह, ये सब आपको बताइए। 12th पे आते हैं, ओ सॉरी 11th पे, ध्यान से पढ़ेंगे सर 11th। क्या पूछ रहा है सर। With the job become more complex from a large amount of money to making employee learn the skills. ये कैसे फायदा करता है ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉय को कैसे फायदा करता है, पहचान पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन है सर। ये नहीं पहचान पा रहे सर, ये निकला डेंजर क्वेश्चन जो तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। पहले ये बताओ, क्वेश्चन पकड़ रहे हो कहां से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ये सब कर चुका है, यानी कि क्वेश्चन तो स्टाफिंग से है ना, राइट। अलायंस करके आपकी स्टाफिंग का प्रोसेस हो चुका है, आपको रखा जा चुका है कंपनी के अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कंपनी ने कहा लगाया है, एम्प्लॉय की स्किल्स पर, स्किल को बढ़ाने पर। इस लाइन से क्या पता लग रहा है, इस लाइन से एम्प्लॉय लर्न द स्किल, एम्प्लॉय लर्न द स्किल, जॉब के लिए स्किल बढ़ाने स्किल। तो भैया स्किल किसमें बढ़ती है सर, स्टाफिंग के चैप्टर में स्किल हम ट्रेनिंग वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ट्रेनिंग मुन्ना, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, अब खामोश, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में पढ़ना सर, यानी कि तुमसे ट्रेनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया। अब ट्रेनिंग के नोट्स पे जाओगे, ट्रेनिंग के नोट्स पे जाओगे तो वहां पे 2 बातें लिखी हैं, बेनिफिट टू एम्प्लॉय और बेनिफिट टू कंपनी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर पहचानने का कि हमने ट्रेनिंग पहचान लिया, 2 नंबर बेनिफिट इसके और 2 नंबर बेनिफिट कंपनी को। अब कोई भी बेनिफिट आप लिख सकते हैं, मैं 2 लिखे हैं आप 3 लिख के आए, है ना, 2 लिख के आप 3 लिख के आए, सेव पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ खुद, ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को क्या फायदा है, एम्प्लॉय को सर, एम्प्लॉय को फायदा होगा बेटर कैरियर, याद आ गया, राइट।
better career as he learned the skill and knowledge, as skill improve. दूसरा, employee become more efficient, employee become more efficient to handle the machine. है ना. तीसरा, by training provide satisfaction, training provide satisfaction and increase the morale of employee, morale and earning of employee. और सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय. ये तो एम्प्लॉय के फायदे हो गए. अब तुम बता सकते हो कंपनी को क्या फायदे होंगे ट्रेनिंग देने से. कंपनी को क्या फायदे हैं. कंपनी को रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम. ठीक है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल ऑफ द कंपनी, है ना, विच लीड टू हाई प्रॉफिट. बिल्कुल सही बात. ट्रेनिंग डेवलप द फ्यूचर मैनेजर. इस तरीके से आप जवाब देंगे सर. 3 हमने लिख लिए सर. अब इसको सर लिखूंगा कैसे. है ना. अब इसको लिखूंगा कैसे. आप चाहें तो इसको बढ़िया प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कुछ ऐसे लिख सकते हैं. आंसर नंबर 11 है ना. द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट जो भी है हमने फाइंड किया. ट्रेनिंग. फिर बढ़िया सी टेबल बना दी. क्या लिखा. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग. पहला टू एम्प्लॉय, दूसरा टू द ऑर्गेनाइजेशन. पहला पॉइंट एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा. पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा. ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा. है ना. यहां पर पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, प्लस सीपी बना दिया एक. ठीक है भैया. सीक्रेट कोड तो बताइए किस तरीके से हम लिख के आएंगे सर बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ. बारह में चॉइस है भैया. क्वेश्चन नंबर 12 चॉइस है भैया. चॉइस पहले वंश्री लिमिटेड की बात करते हैं. 12 में एक्सप्लेन द 2 फैक्टर्स दैट मिस्टर सैम वुड कंसीडर द मेकिंग व्हाइल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आ गए मुन्ना. और 3 रीजन बताने हैं. यानी 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर का ये हो गया. इंपॉर्टेंट ऑफ अवर डिसीजन टू मेड केयरफुली. अब आएगा असली मजा. सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है. याद आ गया होगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन. इन्वेस्टमेंट करना है सर. मशीन इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम क्या बोलते हैं. कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ठीक है. मैनेजर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द फैक्टर व्हिच शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. रिपोर्ट बनानी है. कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई भी कोई फैक्टर. सर पहला मैं क्या लिख के आ रहा हूं. कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. याद आ गया. राइट. कि भैया कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है. उसमें क्या लिख के आ सकता हूं मैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे सर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. राइट. ये इसको बढ़िया तरीके से क्या कर देंगे. एक्सप्लेन कर देंगे. एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हमें कोई भी 4 या 5 जो पॉइंट है उसमें कोई भी हमें 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने. अब देखो इंपॉर्टेंस बतानी है.
इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपॉर्टेंस बताओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की इंपॉर्टेंस बताओ जल्दी, अपने नोट्स में लिखी हुई है। सर इसको ध्यान से क्यों करना है, केयरफुली क्यों करना है बताओ। पहला, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट इसमें ब्लॉक्ड हो जाएगा। सब लिख के आना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने हैं भैया, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं बोल रहा मैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सिंपल 4-5 पॉइंट है ना, राइट। पहला तो ये हो गया, ह्यूज अमाउंट क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो इररिकवरेबल पैसा होता है। दूसरा, दूसरा बताओ सर, इरिवर्सेबल डिसीजन, बिल्कुल सही, ये इरिवर्सेबल डिसीजन होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व, ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व, क्योंकि हम बिल्डिंग मशीनरी खरीद रहे हैं और वो ब्लॉक हो जाएंगी इसमें, इसलिए ध्यान से देखना है, ठीक है, राइट। या इसमें लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स इफेक्ट द फ्यूचर ऑफ कंपनी, इफेक्ट द फ्यूचर एज इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना, राइट, प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। ध्यान लगे बात। तो इस तरह से हमें, जो मैं अपनी बुक में 4 या 5 पॉइंट है उसमें से 3 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हैं। सर ये हो गया हमारा 3 नंबर का, 3 नंबर के विद बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ आपको बना के आना है। सर अपना फेवरेट, सर ये तो अपना फेवरेट है, जादू, जादू, सर ये जादू वाला क्वेश्चन आ गया, जादू। अरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भैया बहुत बड़े तरीके से पढ़ाए हैं भाई, कैसे मत कर रहे हैं। जादू बोले, जादू, बताओ। थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फिर जादू वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, जादू वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी लिमिटेड, पी लिमिटेड बनना, पी लिमिटेड सॉल्व करें सर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हम क्या बोलते हैं सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। इट हैज शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख, अर्निंग पर शेयर 0.5, कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल, ऑलरेडी 0.5 है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। अब कंपनी को क्या चाहिए, एडिशनल 40 लाख रुपए चाहिए। अब उन्होंने 40 के 40 लाख क्या किए, डिबेंचर इशू करके किए, है ना। ईबीआईटी इतनी है, टैक्स इतना है, यानी कि पुराना, यानी कि पहले का पुराना ईपीएस पता है, मुन्ना पुराना ईपीएस पता है, पुराना ईपीएस पता है, पुराना ईपीएस पता है ना, राइट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है भैया। अब सबसे पहले ये बताना है, क्या शेयर होल्डर को गेन होगा या नुकसान होगा डाइवर्सिफिकेशन से, शेयर होल्डर को गेन होगा या नुकसान होगा डाइवर्सिफिकेशन से। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विथ शोज राइट EPS will increase with
इंक्रीज इन डेट, डेट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, राइट। इफ, जादू की इक्वेशन बोलो, जादू की इक्वेशन, जादू कब काम करेगा, जब क्या होता है, इफ आर ओ आई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, if ROI is greater than interest, if ROI is greater than interest, if ROI is greater than interest। ठीक है भैया, ROI का फॉर्मूला क्या था, ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन टोटल फंड यानी डेट प्लस इक्विटी, यही था ROI का फॉर्मूला, राइट। अब इस क्वेश्चन में ROI कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT अपॉन डेट प्लस इक्विटी निकालेंगे, EBIT निकालो, हमें पता लग जाएगा। EBIT कितना दे रखा है, 8 लाख, टोटल डेट प्लस इक्विटी कितनी है, 60 लाख की इक्विटी और 40 लाख, 1 करोड़ है ना। 1 करोड़ कैसे आया सर, अरे देखो ना मुन्ना, क्वेश्चन में है पुष्पा, क्वेश्चन में देखो 60 लाख की तो इक्विटी है, 40 लाख और इकट्ठे कर लिए, कितना हो गया सर बेटा, कितना हो गया, 1 करोड़, टोटल कितना आ गया सर, 8% है ना, 8%। इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट का रेट है ना, 8% आके हटा रहा हूं मैं, तो हमारा 8% है ROI, ROI निकल के आ गई 8%, ROI निकल के आ गई 8%। अब 8% ROI निकल के आई, लिख दूं यहां ROI 8%, क्या ये ज्यादा है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 10%, क्या ये 10% से ज्यादा है, बोलो ज्यादा है कि नहीं, अरे उत्सव की तैयारी करो रे, ज्यादा है कि नहीं है, नहीं सर, ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती। ROI इज नॉट मोर देन इंटरेस्ट, therefore shareholder lost in diversification, let's check out, therefore shareholder lost in diversification, क्या लिखेंगे सर, therefore shareholder will lose in diversification। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए क्या कर लेते हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए है ना, अब अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, ये चाहे आप बाद में लिख लेना चाहे पहले लिख देना, फॉर्मेट बना लेते हैं सर। EBIT इधर आ गया पर्टिकुलर, इधर आ गया अमाउंट, साफ साफ लिखेंगे है ना। EBIT बोलो कितनी दे रखी है सर, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, बिल्कुल सही, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज निकल के आएगी सर। EBIT हमें दे रखी है 8 लाख, इसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है सर हमारा 10% है ऑन डेट, और डेट हमने कितना लिया है सर, डेट लिया है हमने 40 लाख, कितना आ गया सर 4 लाख, क्या बच गया EBT, EBT कितना आगो भैया, EBT कितना आगो 4 लाख, आगो भैया आगो, इसमें क्या माइनस कर दो, टैक्स का रेट दे रखा है क्वेश्चन में 40%, कितना आ गया 1,60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा सर, सर अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा 2,40,000, बिल्कुल सही, ठीक है। डिवाइड कर दो
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 10। शेयर कैपिटल कितनी है? 10 से डिवाइड कर देंगे सर, है ना? जल्दी बताओ, इक्विटी कितनी है सर हमारी? सर इक्विटी हमारी क्वेश्चन में है ये 60 लाख डिवाइड बाय 10 यानी कि 6 लाख। 6 लाख इक्विटी है सर, 6 लाख। 6 लाख इक्विटी है ना, ये लिखा सर 6 लाख शेयर। 10 के भाव से 60 लाख का आया था सर, 6 लाख। तो मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 6 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 6 लाख। तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से। 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 6 लाख से, बताओ आ जाएगी मेरी अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर आगे सर मेरी 0.40। अब मेरी अर्निंग पर शेयर आगे सर 0.40, अर्निंग पर शेयर आगे सर 0.40। ठीक है भैया। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी सर? पहले थी मेरी 0.50। अब कितनी हो गई? 0.40। भैया अर्निंग पर शेयर घट गई, अर्निंग पर शेयर घट गई, तो शेयर होल्डर विल लूज इन डाइवर्सिफिकेशन। शेयर होल्डर विल लूज इन डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे मैं आंसर लिख दूंगा सर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन से हमें पता लगा, पूरे क्वेश्चन से क्या पता लगा सर? पहले ईपीएस थी 0.50, नाउ 0.40। फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आंसर, शेयर होल्डर हैव लॉस्ट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। शेयर होल्डर हैव लॉस्ट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, हैव लॉस्ट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन। और क्या? पहले ही गिवन है तो दोबारा क्यों बनाऊंगा? रे पुष्पा क्या बोल रहा है? सही बात है, जब पहले की गिवन है तो दोबारा काहे बनाऊंगा? अब तो सीधा नए का काम करूंगा, नया काम करूंगा। तो सर बिल्कुल बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ बना के आएंगे। पूरी कहानी ये वाली आप समझ चुके हैं कि क्यों शेयर होल्डर लूज कर रहा है। अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से। बोलो सर मजा आगो, बोलो मजा आगो भैया, मजा आगो, मजा आगो, मजा आगो, मुझे मजा आगो सर। सर ऐसे ही जो मैंने तुम्हें टाइम स्लॉट दिया उसके हिसाब से काम करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, बाय हैंड लिख के देखेंगे और बढ़िया नंबर आएंगे सर। यही तो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो लीवरेज है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को तो बोलते हैं सर, है ना? फाइनेंशियल लीवरेज क्या है? यही तो है भैया कि भैया इक्विटी का फायदा होगा, ईपीएस बढ़ेगी अगर डेट लेंगे, और डेट अगर लेंगे तो इक्विटी को फायदा होगा। ऐसा कब होगा? जब हमारी ये इक्वेशन पूरी होगी, जब ये हमारी ये इक्वेशन पूरी होगी। अगर ये इक्वेशन पूरी है, अगर ये पूरा हो जाता तो क्या होता सर? डेट के बढ़ने से ईपीएस बढ़ती। अगर ये इक्वेशन पूरी होती जो हमने लिखवाई है कि नहीं बात? राइट। सेम इसी तरह क्वेश्चन बनेंगे, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे सर। ठीक है पुष्पा? तीन में और 5 मार्क्स में कार्टून प्रेजेंटेशन 3 में एक बना देना, 5 मार्क्स में भी एक जरूर बनाना। मन टाइम हो तो 2 भी बना सकते हैं, 3 में तो एक ही बनाना, 2 में बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल पेपर आएगा, पेपर सिंपल आएगा, घबराने का नहीं। जैसे मैंने कराया बिल्कुल सिंपल पेपर आएगा, बिना किसी दिक्कत के, है ना? ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के इफेक्ट वो लिखे हमने, फैक्टर्स, और लिखा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जरूरी क्यों है। राइट। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, होपफुली आपको बात समझ आ चुकी होगी, है ना? राइट। आपके ग्रुप में मैं ये पेपर दोनों सेंड कर देता हूं, जो पहला वाला कराया था और ये वाला कराया था, दोनों पेपर आपके ग्रुप पे सेंड कर देता हूं मैं।
ठीक है, आप दोबारा इसको रीड कर सकते हैं। ओके ओके नंदनी, ठीक है, राइट। बाय बाय जतिन, मजा आ गया। जतिन कह रहा मजा आ गया सर, बिल्कुल मुझे मजा आ गया। बाय हर्ष, एवरीबॉडी ध्यान से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, पूरे नंबर आने हैं जी जान लगा के। टर्म 1 में आए थे, इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। टेक केयर, बढ़िया पेपर देना, लाइट फूड खाना और जी जान से तैयारी करना। दिखा देना दुनिया को कि 2 दिन में जंग जीती जा सकती है, 2 दिन में जंग जीती जा सकती है, दुनिया को दिखा देना है।